नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सगा कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख 1857 ईस्वी के विद्रोह में माणिराम दीवान का असम राज्य में क्या भूमिका था, आज मैं उससे संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो समय न गंवाते हुए टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा और आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है 1857 ईस्वी का विद्रोह में मणिराम देवान का भूमिका। ठीक है, आज का टॉपिक सही है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, देखिए जिस तरह से आप जानते हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह में विभिन्न प्रांतों से या विभिन्न राज्यों से कई ऐसे स्थानीय नेता थे जो कि ब्रिटिश सरकार के नीतियों का खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो उन्हीं में से हम देखते हैं, एक थे आपका असम राज्य से माणिराम दीवान। ठीक है, आज मैं स्पेशली इन्हीं के ऊपर मैं क्लास करने वाला हूं। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बहादुर शाह। अच्छा, बहादुर शाह ये नाम मात्र का ही लीडर थे। ठीक है, इनका कार्य जो है कोई और कर रहा था, यानी इनका मुख्य सेना अध्यक्ष जो था वो विद्रोह का मूल रूप से कार्य कर रहा था, क्योंकि इनका जो सेना अध्यक्ष जो था वो ब्रिटिश के सेना में लगभग 45 साल तक कार्य कर चुका था। यही कारण है कि विद्रोह का नेतृत्व जो है आपका उनका सेनापति करता है। लेकिन बहादुर शाह आपका लगभग 80 के आसपास का इनका उम्र हो गया था। यही कारण है कि हम देखते हैं विद्रोह का पूर्ण रूप से ये नेतृत्व नहीं कर पाते हैं, ये नाम मात्र के ही विद्रोह का नेता थे। ठीक है, तो दिल्ली से थे बहादुर शाह और कानपुर से आपका नाना साहब, और मेरठ से थे आपका तात्या टोपे, और आपका झांसी से, जो कि आपका यूपी में है, झांसी एक प्रांत है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम कौन नहीं सुना होगा। देश का हर युवा, हर बच्चा इनका नाम से अवगत है, रानी लक्ष्मीबाई। जब भी महिलाओं की वीरता की बात कही जाती है तो वहां रानी लक्ष्मीबाई का बात ना हो, संभवतः शायद कम ही सुनने को मिलता होगा। और असम से हम देखते हैं आपका विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे 1857 ईस्वी के विद्रोह का, तो माणिराम दीवान। ठीक है, माणिराम दीवान का वास्तविक नाम देखते हैं हम, इनका वास्तविक नाम था बरभंडार बरुआ। ठीक है, देखिए हम देखते हैं आपका ये जो विभिन्न प्रांतों के जो शासक जो है आपका ब्रिटिश साम्राज्य के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये जो नेतागण जो हैं ये विभिन्न प्रांतों से अंग्रेजों के नीतियों के खिलाफ क्यों आवाज उठा रहे थे। तो इसके पीछे कारण यह है आपका, तो पहला कारण हम ये लेते हैं आपका राज्य विलय नीति। राज्य विलय नीति जो कि डलहौजी के द्वारा लाया गया था।
डलहौजी। ठीक है, देखिए डलहौजी तब के समय में ये सबसे क्रूर शासक हुआ करता था। ठीक है, यानी राज्य विलय नीति यह था कि जिस राजा का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उस राज्य को ब्रिटिश सरकार अपने साम्राज्य में शामिल कर लेती थी और राजा को एक सामान्य पेंशन पर जो कि ब्रिटिशों द्वारा दी जाती थी उस पर उनका बाकी का जीवन निर्वाह करना पड़ता था। ठीक है, तो राज्य हड़प नीति कह सकते हैं या राज्य विलय नीति। ठीक है, दूसरा हम ये देखते हैं, दूसरा कारण यह देखते हैं आपका कि राज्य विलय नीति के तहत आपका राजा का कई किलो पर ब्रिटिशों का अधिकार होता है। ठीक है, अधिकार हो जाता है। तो ये राजा क्या करेंगे, आपका जाहिर सी बात है ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ठीक है, और ये जो राजा के किलो पर जो अधिकार ब्रिटिशों का हो जाता है तो हम देखते हैं राजा जो थे अपने राज्य से वंचित हो जाते हैं, जो कि इनके लिए एक मान सम्मान का ठेस था। ठीक है, देखिए जब इनके किलो पर जब ब्रिटिशों का अधिकार हो जाता है तो जाहिर सी बात है ये अपने अधिकार से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, जो कि इनका आत्मसम्मान का ठेस था। जो कि इनका आत्मसम्मान पर कड़ा प्रहार किया गया था। प्रहार हुआ था या किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ये राजागण जो थे ये आपका नाराज हो जाते हैं और ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जब देशी राजाओं का किला और उनका प्रांत यानी उनका राज्य जब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत चला जाता है तो इनका स्वाधीनता छीन जाता है, यानी इनकी आत्मसम्मान पर एक कड़ा प्रहार किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। ब्रिटिश यहीं तक नहीं रुकती है, ब्रिटिश सरकार जो है असम प्रांत को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए एक संधि लाती है, जिस संधि को हम याडुमू संधि कहते हैं। यानी इस संधि के तहत जो असम का जो प्रांत है उस पर किसका दबदबा हो जाता है, ब्रिटिशों का। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं 1826 ईस्वी में एक संधि होता है आपका याडुमू संधि। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि याडुमू संधि कब हुआ था। ठीक है, इस संधि के तहत असम राज्य पर किसका अधिकार हो जाता है आपका, तो ब्रिटिश का। ठीक है, और 1826 ईस्वी में 1828 ईस्वी में हम देखते हैं मानीराम दीवान जो है आपका मानीराम दीवान, ठीक है, इन्हें राजस्व का रक्षक बनाया जाता है। रक्षक बनाया जाता है किसके द्वारा, तो ब्रिटिशों के द्वारा। जब इन्हें राजस्व का रक्षक बनाया गया था तो इन्होंने राजस्व प्रणाली में कई सुधार भी किए थे। ऐसा नहीं कि मानीराम दीवान ब्रिटिशों के अधीन पहले काम नहीं करते हैं, मानीराम दीवान पहले ब्रिटिशों के अधीन कार्य करते थे। कब, आपका 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा। और याडुमू संधि होता है 1826 ईस्वी में। ठीक है, जिसके तहत
राज्य जो है किसके अधीन चला गया? आपका ब्रिटिशों के अधीन चला गया। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं आपका ब्रिटिश ने जब पोरबंदर सिंह को आपका ब्रिटिश जब आपका पुरंदर सिंह को ऊपरी आसाम का यानी अपर आसाम का, देखिए आसाम को दो भागों में बांटते हैं हम, ऊपरी आसाम और निचली आसाम। यानी ऊपरी आसाम को आसाम का वो जिला आता है जो कि डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ये सब ऊपरी असम में आते हैं, और निचली असम में आपका गुवाहाटी जो इधर का जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका निचली असम में आता है। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है? पोरबंदर सिंह को ऊपरी आसाम का क्या बना देती है? शासक बनाती है। यानी शासक कैसा शासक? ये टेम्पोररी शासक होते हैं। देखिए ब्रिटिश सरकार पोरबंदर सिंह को जो ऊपरी आसाम का शासक बनाते हैं, तो हम देखते हैं पोरबंदर सिंह के अंदर में आपका माननीय दीवान कार्य करते हैं। दीवान कार्य करते हैं, परंतु अज्ञात कारणवश, यानी इनका किस कारण से यह नहीं बताया गया इतिहास में, किसी कारणवश माननीय दीवान क्या करते हैं? अपने पद से रिजाइन देते हैं। ठीक है, यानी इस्तीफा देते हैं। रिजाइन देने के बाद हम देखते हैं आपका 1839 ईस्वी में ये क्या करते हैं? अंग्रेजों द्वारा स्थापित टी कंपनी में चले जाते हैं। टी कंपनी यानी चाय का कंपनी में। ठीक है, और हम देखते हैं टी कंपनी में जाते हैं 1839 में, और आपका 1844 ईस्वी में ये टी कंपनी से क्या कर देते हैं? रिजाइन दे देते हैं। ये भी टी कंपनी से रिजाइन दे देते हैं। ठीक है, यानी ब्रिटिश के नीतियों के खिलाफ उनके मन मस्तिष्क में कुछ ऐसा ठेस पहुंचा होगा, जिसके कारण वो क्या करते हैं? ब्रिटिशों के द्वारा जो स्थापित जो टी कंपनी था उससे वो रिजाइन देते हैं। यानी 1839 में ज्वाइन करते हैं और 1844 ईस्वी में वो वहां से रिजाइन देकर निकल जाते हैं। और हम देखते हैं वो खुद आपका एक टी कंपनी बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं ये आपका टी कंपनी? तो ये जोरहाट में आपका जोरहाट जिला जो कि असम में है, जोरहाट जिला में ये खुद का क्या बनाते हैं? आपका टी कंपनी बनाते हैं। पर ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहती थी कि कोई भी भारतीय लोग अपना एक कंपनी भारत में स्थापित करे, क्योंकि यदि ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। और जब भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी तो कोई भी भारतीय ब्रिटिशों के अंदर रहकर कार्य करना नहीं चाहेगा। ठीक है, यही कारण है कि कोई भी स्थानीय लीडर यदि चाहते थे कि मैं अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करूं, तो ब्रिटिश सरकार उसमें बाधा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर इन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मानीराम देवान और आपका कामेश्वर सिंह जो है आपका ब्रिटिशों द्वारा दिया गया 1000 पेंशन लेने से इनकार कर देते हैं। पेंशन लेने से इनकार करते हैं। ठीक है, जब पेंशन लेने से इनकार करते हैं तो ब्रिटिश समझ जाती है कि मानीराम दीवान और कामेश्वर सिंह जो है धीरे धीरे ब्रिटिश के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, इसी बीच में हम देखते हैं आपका कामेश्वर सिंह जो है इनका देहांत होता है 1851 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में कामेश्वर
सिंह का क्या होता है, देहांत हो गया। अब देहांत होने के पश्चात इनका पुत्र है जिसका नाम है कंदकेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह का पुत्र का नाम है आपका कंदपेश्वर सिंह। कंदपेश्वर सिंह को आपका मानीराम दीवान आहोम के राजगद्दी पर बैठाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका पिता जो है यानी कंदपेश्वर सिंह का पिता जो है कामेश्वर सिंह, ये क्या थे, मानीराम दीवान का मित्र थे। यही कारण है कि अपने मित्र के पुत्र को ये आहोम के राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे। ठीक है, पर यहाँ पर भी ब्रिटिश क्या करती है, मानीराम दीवान के विचारों में खलल डालने का अपनी ओर से हर संभव प्रयास करती है। मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी पहचान हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कामेश्वर सिंह का देहांत होता है 1851 ईस्वी में, और 1851 में देहांत के पश्चात कंदपेश्वर सिंह को मानीराम दीवान आपका आहोम के सिंहासन पर आसीन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ब्रिटिश प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हम देखते हैं आपका ब्रिटिश जो है आपका 1853 ईस्वी में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है जिसका नाम था आपका मफट मिल्स। ये मफट मिल्स जो है आपका कौन है आपका, तो ये कोलकाता न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है। ये क्या करने के लिए आता है, ये देखता है ब्रिटिश द्वारा अप्लाई किया गया नीति का कितना तक इंप्लीमेंट हुआ है आपका कहां, आसाम में, ये इसे देखने के लिए आता है। तभी आपका मफ्ट मिल्स को मानीराम दीवान ये क्या करते हैं, एक लेटर देते हैं, और उस लेटर में किसानों का प्रॉब्लम यानी फार्मर का प्रॉब्लम मेंशन होता है। परंतु ये प्रॉब्लम को सुनने की बजाय ये सारा फार्मर को क्या करता है, इंसल्ट करता है। ये फार्मर को क्या करता है, इंसल्ट करता है आपका। ठीक है, अब इससे किसान तो जाहिर सी बात है नाराज हो जाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं फिर भी मानीराम दीवान क्या करते हैं, इसके सामने मफ्ट मिल्स के सामने कई डिमांड भी रखते हैं, जिसमें से पहला डिमांड यह है कि मानीराम दीवान जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहकर राजस्व विभाग में जो कार्य किए थे उस कार्य के लिए ये फाइनेंशियल एड का डिमांड करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एड यानी आपका पारितोषिक कहते हैं उसे, पारितोषिक देने का आग्रह करते हैं। यानी पारितोषिक एक ऐसा रकम होता है कि जब सरकार के इच्छा हुआ तो आपको दिया, जब इच्छा नहीं है तो आपको नहीं देगा, आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, पहला डिमांड यह है आपका मानीराम दीवान का। दूसरा डिमांड इनका यह है आपका, जो असम राज्य में अनुपयुक्त जो लोग थे, व्यक्ति जो थे, अनुपयुक्त जो व्यक्ति थे, उन्हें पेंशन देने का डिमांड करते हैं, देने का आग्रह करते हैं। ठीक है, यहां आग्रह दिया हूं, थोड़ा सॉफ्ट वर्ड है लेकिन इतना वो सॉफ्ट होते नहीं है। ठीक है,
तीसरा है आपका, ब्रिटिश क्या करती थी तब के समय में, अपराधियों को पकड़कर उसके नाक कान काट देते थे। ठीक है, तो अपराधियों जो थे, अपराधियों के कान और नाक काटने पर पाबंदी लगाने का आग्रह करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट यह है आपका, जो कि अभिजात वर्ग को राजकीय सुविधा से वंचित करके साधारण लोगों को प्रशासन में शामिल करने का आग्रह करते हैं। ठीक है, इन सब डिमांडों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार माइनम दीवान के ऊपर में क्या करती है आपका, मानीराम दीवान के ऊपर साजिश करता करार देती है। यानी ब्रिटिश सरकार जो है तब के समय में कुछ भी यदि वो देखती थी कि उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसा कार्य किया जाता था, तो वह देशद्रोही या ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ साजिश का आरोप लगाकर उसे वह दंडित करता था। पांचवा डिमांड यह था आपका, कामेश्वर सिंह का पुत्र कंदपेश्वर सिंह को आहोम का सिंहासन पर आसीन करना। यह आपका पांचवा डिमांड था। ठीक है, देखिए मैं चाहता कि इन सारे डिमांडों को मैं बोलकर निकल सकता था, लेकिन मैं इन सारे डिमांडों को मैं स्क्रीन पर इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आप नोट बनाने में काफी सहज महसूस कर सके। ठीक है, तो डिमांडों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन सब डिमांडों से संबंधित परीक्षा में प्रश्नों पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अब मैं चाहूंगा इतना भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी पहचान हम लोग आगे की तरफ बढ़े। देखिए, मानीराम दीवान को जब ब्रिटिश साम्राज्य का साजिशकर्ता मानता है, तो मानीराम दीवान समझ जाते हैं कि बोतल में रखी जो घी है उसे सीधे आंगुल से नहीं निकाला जा सकता है, उन्हें संभवतः आंगुल थोड़ी बहुत टेढ़ी करनी पड़ेगी। यही कारण है कि आपका मानीराम दीवान जो है आपका मानीराम देवान आपका 1857 ईस्वी में वहां कोलकाता चले जाते हैं, और कोलकाता जाने के बाद वहां देखते हैं कि उत्तर भारत में जोर शोर से कौन सा विद्रोह चल रहा है, तो सिपाही विद्रोह चल रहा है, जो कि ब्रिटिश की नीतियों के खिलाफ है। तो उनके मन मस्तिष्क में यह विचार आता है कि क्यों ना इस विद्रोह का सहारा लेकर असम से भी ब्रिटिशों को भगाया जाए। ठीक है, ब्रिटिशों को भगाने के उद्देश्य से ये मानीराम दीवान, जो कि
कंदपेश्वर सिंह को एक गुप्त लेटर देते हैं, ठीक है, गुप्त पत्र भेजते हैं। और इस पत्र में ब्रिटिश साम्राज्य के नीतियों के विरुद्ध में उल्लेख किया गया था और किस तरह से युद्ध को सफल बनाया जाए, यानी विद्रोह को सफल बनाया जाए, उन सब रणनीति इस पत्र में लिखा गया था, जो कि माननीय दीवान आपका कोलकाता से किसे भेजे थे? कंदपेश्वर सिंह को भेजे थे, ठीक है। तो हम देखते हैं उस समय का जो आपका शिवसागर जिला का शिवसागर, जो कि असम का ही जिला है, शिवसागर जिला का डीसी यानी जिला अधिकारी, जिला का अधिकारी कौन है आपका? तो वह है आपका कैप्टन हॉलराइट, ठीक है, कैप्टन हॉलराइट है। इनके हाथ में माननीय दीवान द्वारा भेजे गए कंदपेश्वर सिंह को जो पत्र था वो इनका हाथ में लग गया, ठीक है, पत्र हाथ में लग गया। ठीक है। जब इस पत्र को पढ़ते हैं तो इनको एहसास हो जाता है कि माननीय दीवान कोलकाता से असम में सिपाही विद्रोह करना चाहते हैं, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब क्या था? अब जाहिर सी बात है, ब्रिटिश शांत तो बैठने वाले थी नहीं। अब ये क्या करते हैं? आपका माननीय दीवान को अभी क्या करते, देखिए, जब इनका हाथ में ये लेटर लग जाता है तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश तो शांत बैठने वाली थी नहीं। तो ये क्या करती है आपका, देखिए, इनका पत्र जब ब्रिटिश सरकार के हाथ में लग जाता है और ब्रिटिश सरकार को इनका जो रणनीति था उन सारे रणनीति का पता लग जाता है, यानी ये ब्रिटिश साम्राज्य के जो ऑफिसर है कैप्टन हॉलराइट, ये समझ जाते हैं कि मानीराम दीवान कोलकाता से असम में सिपाही विद्रोह करना चाहते हैं, यानी ब्रिटिश के शासन के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। तो ब्रिटिश सरकार इन्हें कोलकाता में अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मानीराम दीवान वहां कोलकाता में अरेस्ट हो गए। मानीराम दीवान कहाँ अरेस्ट हो गए? आपका कोलकाता में। इनके सहयोगी भी थे। सहयोगी में कौन थे? आपका कंदपेश्वर सिंह, ठीक है। कंदपेश्वर सिंह और जीवराम दुलिया, जो कि इनका सहयोगी थे, यानी इनके रणनीति में ये दोनों साथ दे रहे थे, कंदपेश्वर सिंह और जीवराम दुलिया। इन दोनों को शिवसागर में अरेस्ट कर लिया गया। शिवसागर जिला में अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। अब क्या होता है आपका, हम देखते हैं आपका मानीराम दीवान को आपका 26 फरवरी आपका 1858 ईस्वी को आपका मानीराम दीवान को जोरहाट में फांसी दे दिया गया। ठीक है। देखिए, अब यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्नों कहां से निकल कर आता है मैं आपको बताना चाहूंगा। परीक्षा में ये पूछाता है
कि 1857 ईस्वी का विद्रोह में असम से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आंसर होगा आपका मानीराम दीवान। ठीक है, मानीराम दीवान को कब और कहां फांसी दिया गया था? तो आपका जोराहट में, आपका सन था 1858 और तारीख था 26 फरवरी। ठीक है, इस तरह से मैंने मानीराम दीवान का 1857 ईस्वी के विद्रोह में क्या भूमिका था उस पर मैं बड़ी बारीकी से उन सारे घटनाओं को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं, जो कि आपका एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट था। ठीक है, देखिए आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों निकल कर आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों यह है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह में असम राज्य से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा आपका मानीराम दीवान। ये परीक्षा में पूछा गया है कई बार कि जैसे कि दिल्ली से, आपका मेरठ से, झांसी से, आपका कानपुर से, असम राज्य से 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर होगा असम राज्य से मानीराम दीवान। और मानीराम दीवान को कब और कहां फांसी दिया गया था? तो मानीराम दीवान को 26 फरवरी 1858 ईस्वी में आपका असम राज्य का जोरहाट जिला में फांसी दिया गया था। तो आज की क्लास में मैं 1857 ईस्वी का विद्रोह में मानीराम दीवान का क्या भूमिका था उस पर थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरे पास थी उसे मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं। आशा करता हूं आज की क्लास में आपको थोड़ी बहुत जिज्ञासा में वृद्धि हुई होगी और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय।